अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके अब प्रैक्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स कंप्लीट कर ली होंगे, राइट। अगर आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं की तो उन तमाम फार्मास्यूटिक्स की और फार्माकोलॉजी और कंप्यूटर की जो बुक्स हैं प्रैक्टिकल नोटबुक्स, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देखकर बना सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द इम्पॉर्टेंट वाइवास क्वेश्चंस रेलेवेंट टू द इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रैक्टिकल। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रैक्टिकल की, उसकी क्या कैसे होती है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारा जो फार्मास्यूटिक्स का यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रैक्टिकल है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें से 35 मार्क्स का आपका रिटर्न आता है। और ये जो रिटर्न है इसके अंदर 2 आपके क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि एट द स्पॉट आपका एक्सटर्नल खुद से सिलेक्ट करके आपको देता है, ठीक है। एक 15 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का होता है। कॉपी आपकी 10 मार्क्स की होती है। इंटरनल जो आपका क्लास टीचर है या जो आपका सब्जेक्ट टीचर है वो आपको 5 नंबर देता है और जो वाइवा है वो आपका 50 नंबर का होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो आप लोगों के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल्स के, उसके अंदर आप लोगों की जो सिंपल सिरप है बीपी में से या यूएसपी, इन दोनों में से कोई एक प्रैक्टिकल लाजमी आता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के टेस्ट, इस दफ़ा कुछ टेस्ट इंक्लूड करवाए गए थे, ठीक है। तो अगर हम लोग टैबलेट के टेस्ट की बात करें तो आप लोगों का वेट वेरिएशन टेस्ट, ठीक है, फ्राइबिलिटी टेस्ट जो है और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग इंजेक्टेबल्स की बात करें तो क्लैरिटी और लीकेज टेस्ट दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और आप लोगों का क्वेश्चन आता है या तो वेट ग्रेन्युलेशन या फिर ड्राई ग्रेन्युलेशन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों का दिया जाता है अमूमन। ठीक हो गया। अब हम लोग वाइवास क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आप लोगों के यहाँ पर मैंने कंसाइज करके लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोग इनको प्रिपेयर कर लेते हो, मोर देन इनफ है। एटलीस्ट आपने इनको तैयार करके जाना है, ठीक है। आप लोगों की पूरी जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है वो ऑलमोस्ट इसके अंदर कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे करके इनके शॉर्ट आंसर्स को इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आपसे इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डेफिनेशन ज़रूर पूछी जाती है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक एक्सटर्नल है उसको आइडिया हो कि आप लोगों को पता भी है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी है क्या, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में डेफिनेशन पढ़ी थी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है इट इन्वॉल्व्स अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। और चीज़ें ऐड करना चाहते हो कि इट इज़ द बैकबोन ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन या कुछ भी, तो वो चीज़ भी आप लोग ऐड कर सकते हो, बता सकते हो। अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट ईयर का, नहीं याद तो एटलीस्ट इतना बताओ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसके अंदर शामिल होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, वो तमाम तरह जो आपके सेक्शंस थे ना, डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल गुड्स। ठीक हो गया। ये आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी हुई, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल का अगर वो पूछ रहे थे कि जी क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो जी हाँ जी, हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में अपने रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक की हम लोग जो सैम्पल्स की टेस्टिंग करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करके उनको स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम उन्हें लेकर आते हैं, स्टैंडर्ड्स तक लेकर आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। अच्छा, सेकेंड आप लोगों से क्वेश्चन हो सकता है दैट व्हाट इज़ द मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग कंबाइन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस को, इस तरह से उनको हम आपस में मिला देते हैं कि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने लगते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमने लिक्विड को सॉलिड के साथ मिक्स किया है, या तो वो होमोजीनस बन जाएगा, ठीक है, डिज़ोल्व कर लेगा, या फिर वो इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि हमें उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा जी, मिक्सिंग के लिए हम लोग अमूमन जो अप्रेटिसेस इस्तेमाल करते हैं, या तो वो सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र होता है, या फिर हम लोग वी टाइप मिक्सर इस्तेमाल करते हैं। या आप लोगों की बुक में से ही है सिर्फ सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर हमने लिक्विड्स को मिक्स करना हो, और वी टाइप मिक्सर हम लोग उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पाउडर मटेरियल को आपस में मिक्स करना हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि हमारे जो डिप्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि हमारे लैब में वी टाइप मिक्सर मौजूद है। ठीक हो गया।
अच्छा, इसके अलावा ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम लोग कहते हैं सेकंड डेफिनेशन हमारी मिलिंग की आ जाती है। मिलिंग क्या है? मिलिंग को हम लोग साइज रिडक्शन भी कहते हैं, कॉम्बिन्यूशन भी कहते हैं और ग्राइंडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, साइज रिडक्शन यानी कि मिलिंग है कि ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम लोग अपने पार्टिकल साइज को छोटा कर देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, फिर उनको हम लोग बड़े बड़े दानों में तब्दील करते हैं, फिर हम लोग उनको पाउडर्स में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, यानी कि फाइन पार्टिकल्स में, इसको हम लोग मिलिंग कहते हैं। कॉम्बिनेशन होता है सफूफ साजी करना, साइज रिडक्शन होता है यानी कि साइज में कमी करना, ग्राइंडिंग होता है यानी पीस लेना। ठीक हो गया। हम लोग अमूमन इसको करने के लिए कौन कौन सा अपरेटस इस्तेमाल करते हैं? या तो हम लोग हैमर मिल इस्तेमाल करते हैं या फिर बॉल मिल। हैमर मिल एक ऐसी मिल है जिसके अंदर क्या होता है, लटके हुए हैमर्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, वो एक रोटेटिंग या आप कहते हो एक रोटर के साथ चिपके हुए होते हैं। ठीक है, फिक्स होते हैं, और वो रोटर जैसे जैसे घूमेगा आपके हैमर जो है, मल्टीपल हैमर जो है वो भी घूमना स्टार्ट होते हैं, और जैसे उसके ऊपर मटेरियल गिरता है तो क्या होगा कि वो आपके मटेरियल को तोड़ना शुरू कर देता है। अच्छा, बॉल मिल की बात करते हो तो बॉल मिल को आप लोग मुख्तलिफ नाम देते हो। बॉल मिल कहते हो अगर कभी तो उस मिल के अंदर बॉल्स मौजूद हैं जो कि आपस में यानी कि घूमेंगी, यानी कि आपका जब कंटेनर घूमेगा, बॉल्स एक दूसरे से टकराएंगी तो आपका मटेरियल जो है वो छोटा हो जाएगा। बार मिल भी कहते हैं हम लोग इसको, अगर तो आपके उस कंटेनर के अंदर जो है बार मौजूद हैं या रॉड्स मौजूद हैं, ठीक है, जो आपस में टकराते हैं तो आपके मटेरियल को छोटा कर देते हैं। या फिर पैडल मिल जिसके अंदर पैडल्स मौजूद होते हैं मिलिंग के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी ड्राइंग की पूछी जा सकती है। ड्राइंग एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम लोग पानी को रिमूव कर देते हैं या फिर किसी दूसरे सॉल्वेंट को हम लोग रिमूव कर देते हैं बाय एवापोरेशन फ्रॉम द सॉलिड, सेमी सॉलिड्स और लिक्विड। ठीक हो गया। इसको करने के लिए हमारी बुक के अंदर 2 ड्रायर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, एक तो बेल्ट ड्रायर और एक वैक्यूम ड्रायर। बेल्ट ड्रायर एक ऐसा ड्रायर है, ठीक है, जो कि हमारा सूटेबल है किसके लिए? ड्राइंग रॉ मटेरियल्स दैट आर इन शेप्स ऑफ स्ट्रिप्स, पीसेस और ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जो कि हमारे पास स्ट्रिप्स की तरह मौजूद है, या फिर हमारे पास टुकड़ों में मौजूद है, या फिर अगर हमारा मटेरियल हमें ग्रेन्यूल्स की सूरत में मिला हुआ है तो हम लोग बेल्ट ड्रायर के ऊपर रखते हैं और वो क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली हमारे मटेरियल को ड्राई करता रहता है। लेकिन हम लोग इसके साथ साथ समटाइम्स फिल्टर केक्स को भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हमारे पास पूरे केक्स मौजूद होते हैं ना, फिल्ट्रेशन के बाद जो पूरे केक्स हमारे पास बच जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके पास ऊपर जो मटेरियल बच जाता है उसको अगर आप लोग एज सच रख कर ड्राई करना चाहो तो उसको भी ड्राई कर सकते हो। वैक्यूम ड्रायर की बात करते हो तो वैक्यूम ड्रायर में क्या होता है, ये वैक्यूम ट्रे ड्रायर होता है एक्चुअली। इसके अंदर ट्रेज मौजूद होती हैं। हम लोग इसको अमूमन इस्तेमाल करते हैं ऐसे मटेरियल के लिए जो कि इन हाई टेम्परेचर सेंसिटिव हों, ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हों या हाई ग्रेड सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हों, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जो कि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं, नमी को जज्ब करने वाले होते हैं, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैक्यूम ड्रायर इस्तेमाल करते हैं जो कि वैक्यूम को अंदर से बाहर की तरफ खींच लेता है। ठीक हो गया। नीचे 3 ड्रायर्स लिखे हुए हैं, याद करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। एक फ्लूइड बेड ड्रायर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग हॉट एयर को इस्तेमाल करते हैं मटेरियल को खुश्क करने के लिए। स्प्रे ड्रायर होता है जो कि हमारे लिक्विड को कन्वर्ट कर देता है ड्राई पाउडर में। और एक फ्रीज ड्रायर होता है, ये वही चीज़ है जैसे हम लोगों ने लायोफिलाइजेशन पढ़ी थी ना, कि हम लोग सब्लिमेशन के थ्रू अपने मटेरियल को खुश्क करते हैं। अमूमन हम लोग फार्मास्यूटिकल्स को या फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिल्ट्रेशन डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फिल्ट्रेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम लोग सॉलिड को लिक्विड से अलग कर लेते हैं बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ फिल्टर मीडियम। ठीक है, ये इनके छानने वाला कोई भी ऐसा आला इस्तेमाल करके हम लोग सॉलिड को लिक्विड से अलग कर दें, इसको हम लोग नाम देते हैं फिल्ट्रेशन का। इसमें हमारे पास बुक के अंदर 2 नाम लिखे हुए हैं, वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर, ट्यूब्यूलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। ठीक है, वैसे हम लोगों ने कॉमनली जो पढ़े हैं वो कौन से हैं जी, फिल्टर मेम्ब्रेन्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म की। ठीक है, अपनी ये जो इंजेक्टेबल्स हैं उनको फ़िल्टर करने के लिए या स्टीराइल प्रिपरेशंस को फ़िल्टर करने के लिए, या फिर हम लोग आम फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एवापोरेशन क्या है, वो एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम लोग लिक्विड को तब्दील कर देते हैं वेपर्स में बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि हम लोग उसे गर्म नहीं कर रहे, हीट अप नहीं कर रहे, उसे बॉयल नहीं कर रहे, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम दर्जा हरारत पर अगर हमारा लिक्विड जो है बुखारात बनकर उड़ जाता है, इट इज़ नोन एज एवापोरेशन। ठीक है, या फिर हम लोग ये कहें कि हम अगर अपने सॉल्यूशन में से लिक्विड को बुखारात बनकर उड़ा देते हैं और सॉल्यूट को गाढ़ा कर लेते हैं तो ये भी हमारा
एवापोरेशन कहलाता है। हमारे बुक के अंदर दो लिखे हुए हैं, एक फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर लिखा हुआ है, दूसरा फोर्स्ड सर्कुलेशन एवापोरेटर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, रोटरी एवापोरेटर करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। रोटरी एवापोरेटर क्या है कि यूज़ रोटेटिंग फ्लास्क एंड वैक्यूम टू एवापोरेट सॉल्वेंट। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो फ्लास्क है वो रोटेट करती रहती है, यानी कि घूमती हुई फ्लास्क इस्तेमाल करते हो। इसके साथ एक वैक्यूम लगा हुआ होता है जो कि एवापोरेट कर देता है आपके सॉल्वेंट को। फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर क्या है, इसके अंदर आप लोग अपने लिक्विड की बहुत ही बारीक सी एक फिल्म बना लेते हो। ठीक है, जितना बारीक आपका लिक्विड होगा, सॉल्वेंट होगा, उतनी जल्दी से वो एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, बुखारात बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर हम लोग देखें, हम अपनी टेबल के ऊपर अगर हम पानी डाल देते हैं, ठीक है, अगर तो थिन फिल्म होगी तो फ़ौरन से पानी खुश्क हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग एक गिलास के अंदर पानी डाल के रखें तो उसको बहुत टाइम लग जाता है खुश्क होने में। अच्छा, तीसरा कौन सा है जी, फोर्स्ड सर्कुलेशन एवापोरेटर्स यूज़ पम्प्स टू सर्कुलेट लिक्विड फॉर एवापोरेशन। इसके अंदर हम लोग पम्प्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि लिक्विड को हम लोग एवापोरेट कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों के पास डेफिनेशन पूछी जा सकती है रियोलॉजी की। रियोलॉजी के अंदर आप लोग कहते हो रियोज मीनिंग टू फ्लो। ठीक है, और ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम लोग मटेरियल के बहाव को हम लोग पढ़ते हैं अंडर स्ट्रेस। ठीक है, जो कि अंडर स्ट्रेस होती है। दूसरी डेफिनेशन विस्कोसिटी के, रियोलॉजी और विस्कोसिटी में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो विस्कोसिटी हम लोग कहते हैं इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड के बहाव के अंदर अगर कोई रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई मुशक्क़त हो रही है उसे बहने में, तो उसको आप लोग विस्कोसिटी कहते हो। और इसी विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए विस्कोमीटर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर हम लोग कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के विस्कोमीटर्स होते हैं, लाइक फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर, रोटेशनल विस्कोमीटर जिसको हम लोग ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर का नाम देते हैं, और तीसरा यू ट्यूब विस्कोमीटर या कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर भी कहा जाता है, या फिर हम लोग इसको ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया। तीनों नाम मैंने फर्स्ट ईयर की बुक से लिए हैं, लेकिन आप लोगों के जो रोटेशनल विस्कोमीटर में एग्जांपल लिखी हुई है ना, ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर, ये आपकी अपनी बुक यानी सेकेंड ईयर की बुक में है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आप लोग टैबलेट को कितनी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, तो ये आप लोगों को रटा हुआ होगा क्योंकि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स भी हैं, 2 प्रैक्टिकल्स हैं कि प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स, प्लेसिबो टैबलेट्स बाय वेट ग्रेन्युलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स बाय ड्राई ग्रेन्युलेशन। अच्छा, डिटेल में पढ़ना है तो दोनों के जो मेथड्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, समझ सकते हो कि कैसे बनाते हैं। वैसे डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो वेट ग्रेनुलेशन में सिंपल है, हम लोग पाउडर मटेरियल को एक लिक्विड बाइंडर के साथ मिक्स करते हैं, उसके ग्रेन्यूल्स मोटे मोटे दाने बनाकर, और फिर हम लोग उनको कंप्रेस कर लेते हैं टैबलेट की सूरत में, यानी कि कंप्रेशन मशीन में डालेंगे। जबकि ड्राई ग्रेनुलेशन में हम लोग कोई भी लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, किसी सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग पाउडर्स को कंप्रेस करते हैं पहले बड़ी टैबलेट्स की सूरत में, फिर हम लोग उन टैबलेट्स को तोड़ देते हैं। अब ये जो बड़ी टैबलेट्स हैं इन्हीं को ही हम लोग कहते हैं स्लग्स। ठीक है, तभी हम लोग ड्राई ग्रेनुलेशन का नाम देते हैं स्लगिंग ग्रेनुलेशन का भी। अच्छा, हम लोगों ने बड़ी टैबलेट्स में बना लिया, फिर बड़ी टैबलेट्स को हम लोग तोड़कर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में तब्दील करते हैं, और फिर हम उन ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करते हैं टैबलेट्स की सूरत में। ये आगे जी ड्राई ग्रेनुलेशन। और डायरेक्ट ग्रेन्युलेशन में क्या होता है, या डायरेक्ट मेथड में आप लोग कहते हो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में क्या होता है कि पाउडर्स को डायरेक्टली हम लोग कंप्रेस कर लेते हैं इनटू टैबलेट्स विदाउट प्योर ग्रेन्युलेशन। अच्छा, ये नाम है जी डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट ग्रेन्युलेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुख्तलिफ किस्म के एक्सिपिएंट्स के बारे में कि एक्सिपिएंट्स की भी आप बताएं कि डाइलुएंट्स क्या होते हैं, बाइंडर्स क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि डाइलुएंट्स क्या हैं। डाइलुएंट्स हम लोग करते हैं अगर मतलब कि ऐड बल्क टू द टैबलेट्स। यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने अमूमन लिखे हुए एक्सिपिएंट्स वो टैबलेट्स के हैं, नीचे जाके थोड़े से डिफरेंट भी आएंगे। अच्छा, डाइलुएंट्स क्या है, एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी टैबलेट की मिकदार को बढ़ा देती है। ठीक है, अगर हमारे पास जो दवा है वो बहुत ही थोड़ी मिकदार में है, ठीक है, और हम लोग चाह रहे हैं कि उसको इतनी मिकदार हो जाए कि हैंडल करने के काबिल हो, किसी गोली की सूरत में आ जाइए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाइलुएंट्स ऐड कर देते हैं, एज फॉर एग्जांपल लैक्टोज। बाइंडर्स क्या होते हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स को, हमारे अज्जा को आपस में जोड़ने वाला, फॉर एग्जांपल स्टार्च। लुब्रिकेंट्स क्या है, ऐसी चीज़ जो कि हमारे डाई के साथ, ठीक है, जो हमारा सांचा है ना टैबलेट का, उसके साथ हमारे मटेरियल को जुड़ने नहीं देता। ठीक है, उसको हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं। जैसे हम लोग ये ग्रीजी सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, ठीक है, जो रगड़ नहीं पैदा होने देते हैं।
अच्छा, फिर बफर्स में आप कहते हो ऐसी सब्सटेंस जो कि हमारे पीएच को स्टेबल करके रखता है, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड। डिसइंटीग्रेंट्स ऐसी एजेंट है जो कि बॉडी के अंदर टैबलेट जाने के बाद टूटने में मदद करता है। फिर सोलबिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे ड्रग की सोलबिलिटी को एनहांस कर देता है। सोलबिलिटी क्या होता है? हल पजीरी, यानी कि हल होने में मदद करता है। कलरेंट्स ऑब्वियसली कलर देने वाला। फ्लेवर्स जो जायके को या खुशबू को बढ़ा देता है, ठीक है, एनहांस द टेस्ट और ओडोर। स्वीटनर्स जो कि मिठास को बढ़ाता है, फॉर एग्जांपल एस्पार्टेम, या फिर आप लोग कहते हो स्वीटनर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जी, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स ऐसी सब्सटेंस जो कि प्रिवेंट करता है, रोकता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, फॉर एग्जांपल पैराबेन्स, या फिर कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, बेंजोइक एसिड, मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन। एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन से रोकता है। इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि हमारी इमल्जन को स्टेबल करके रखता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेसिथिन लिखा हुआ है यहाँ पे। आप इमल्सिफाइंग एजेंट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, जो हम लोगों ने गम्स पढ़े थे, ट्रेगाकेंथ, अकेशिया, गम ट्रेगाकेंथ, वो भी हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। अच्छा जी, सरफेक्टेंट्स जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो फर्स्ट ईयर का, याद हो आप लोगों को, तो बहुत अच्छे से हम लोग बहुत आसान लफ्ज़ों में हमने पढ़ा था। सो एज फॉर एग्जांपल सोडियम लोराइल सल्फेट। सस्पेंडिंग एजेंट्स की बात कर लेते हैं, तो सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हमारे सस्पेंशन को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार करके रखते हैं। या फिर आप एक दूसरे लफ्ज़ों में कहते हो सस्पेंडिंग एजेंट्स जो हैं वो हमारे विस्कोसिटी एजेंट्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सस्पेंशन को वो गाढ़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे API है या बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो फिर ठहरने में, सस्पेंड होने में मदद देता है। अच्छा जी, फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि डोजेज फॉर्म क्या होती है और मुख्तलिफ किस्म की डोजेज फॉर्म की डेफिनेशंस। डोजेज फॉर्म क्या है? एक तैयारशुदा हालत, द प्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग दैट इज रेडी टू यूज फॉर द पेशेंट। ठीक हो गया। अब जी, ये भी डेफिनेशन अगर फर्स्ट ईयर से याद कर लेते हो तो भी कोई मसला नहीं है, सेकेंड ईयर की बुक से याद करते हो तो भी कोई मसला नहीं है। अब जी, सॉल्यूशंस क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू BP, ओरल सॉल्यूशंस आर ओरल लिक्विड्स कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिजॉल्व इन अ सूटेबल व्हीकल, यानी कि एक या एक से ज़्यादा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अगर हम उसको हल कर दें एक मुनासिब किस्म के व्हीकल में, तो वो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। सस्पेंशंस क्या है? अकॉर्डिंग टू द BP के अकॉर्डिंग ओरल सस्पेंशन हमारा एक ओरल लिक्विड्स हैं जिसमें शामिल होती हैं एक या एक से ज़ायद इंग्रेडिएंट्स जो कि सस्पेंड हुआ होता है हमारे सूटेबल व्हीकल के अंदर, ठीक है, यानी कि ठहरा हुआ होता है, या आप कहते हो फैला हुआ होता है। इमल्जन्स क्या है? वो एक लिक्विड डोजेज फॉर्म है हमारे मेडिकामेंट की, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इमिसिबल यानी कि नाम मिलने वाले लिक्विड जो हैं आपस में मिले हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, और इस इमल्सिफाइंग एजेंट को हम लोग इमल्जेंट भी कहते हैं। क्रीम क्या है? Cream are semi-solid emulsions usually for application to the skin। क्रीम्स जो है वो सेमी सॉलिड नीम ठोस हालत है हमारी इमल्जन की, जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर, और ये मेडिकेटेड भी हो सकती है और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती है। जैसे हमारी इमल्जन है या ऑइंटमेंट्स हैं जो कि हमारी मेडिकेटेड भी हो सकती है, नॉन मेडिकेटेड भी। अच्छा जी, क्रीम्स हैं या इमल्जन्स हैं, उनको हम लोग दो तरह की टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक ऑयल इन वाटर और एक वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में ऑयल फैला हुआ होता है वाटर फेज में, जबकि वाटर इन ऑयल में वाटर फैला हुआ होगा ऑयल फेज में। ठीक हो गया। अब जी, ऑइंटमेंट्स क्या हैं? ऑइंटमेंट्स हमारे पास ग्रीजी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन पर अप्लाई करने वाली हैं, ग्रीजी होती हैं ये, ठीक है। क्रीम और ऑइंटमेंट्स में फ़र्क क्या है कि ऑइंटमेंट्स हैं वो ग्रीजी होती हैं, चिपचिपी होती हैं, ऑयली होती हैं ज़्यादा, ठीक है, और एक ऑइंटमेंट जो है इज़ अ फैटी प्रिपरेशंस एज टू बी इजीली अप्लाई टू द स्किन, क्योंकि ये बहुत ही आसानी के साथ स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाती है। एग्जांपल ले लो आप लोग, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पास पेट्रोलियम जेली है, या फिर हम लोग पोलीफैक्स की बात कर लेते हैं। अब ये मेडिकेटेड भी होती है, नॉन मेडिकेटेड भी होती है। पेस्ट की बात करते हैं तो पेस्ट के अंदर हमारे पास जो सोल्यूट कंसनट्रेशन है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इन अ फैटी और एक्वस बेस, यानी कि पानी एक्वस बेस भी हो सकती है और फैटी ऑयली बेस भी हो सकती है। उसके अंदर शर्त यह है कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसकी मिकदार 20% से 50% हो सकती है। फिर जी, जेल्स क्या होती हैं? जेल्स के बारे में कहते हो कि आर सेमी सॉलिड
colloidal jelly-like suspension of a solid dispersed in a liquid, for example aluminum hydroxide, यानी कि ये हमारे पास सेमी सॉलिड कोलाइडल सस्पेंशन है हमारे सॉलिड की, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स वो आम सस्पेंशन से थोड़े से बड़े होते हैं जो कि लिक्विड के अंदर फैले हुए होंगे, ठीक है, और एक सेमी सॉलिड सी एक सस्पेंशन बना लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसे हम लोग जेली लाइक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। फिर स्पोजिटरीज क्या होते हैं? स्पोजिटरीज हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो कि हम लोग अब इंसर्ट करते हैं अपनी बॉडी कैविटीज़ में, ठीक हो गया। वहाँ पर जाके ये सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर मेल्ट होकर डिज़ोल्व हो जाती हैं। पाउडर्स है हमारे होमोजीनस सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पाउडर फॉर्म्स को आप लोग आपस में मिलाते हो और उसको होमोजीनस शक्ल बना देते हो, ठीक है। और ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इस्तेमाल में आती हैं। ग्रेन्यूल्स जो है वो पाउडर्स को मिलाकर आप लोग ग्रेन्यूल्स बनाते हो, ठीक है, यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर आर एग्रीगेटेड बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट्स और बाइंडिंग एजेंट्स, ठीक हो गया। अब जी स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? क्योंकि आपके बुक के अंदर स्टेरिलाइजेशन है तो आपसे स्टेरिलाइजेशन पूछा जा सकता है। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम लोग रिमूव कर देते हैं या फिर किल कर देते हैं तमाम तर माइक्रोबियल लाइफ को, एज फॉर एग्जांपल फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, स्पोरफॉर्म्स एटसेट्रा। अब हमारे पास 2 तरह की स्टेरिलाइजेशन होती है, पूछी जा भी सकती है, नहीं भी पूछी जा सकती, डिफरेंट मैथड्स भी पूछे जा सकते हैं कि अच्छा स्टेरिलाइजेशन को किस तरह से आप लोग करते हो, कंप्लीट करते हो, या फिर एक कॉमन मेथड जो कि हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोक्लेविंग। अब अगर आप लोगों ने ऑटोक्लेविंग की है तो बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त हो गया, आपकी कॉपी के अंदर भी आई थिंक सो मेंशन है। अगर ऑटोक्लेविंग नहीं समझ में आए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। वैसे हम लोग फार्मास्यूटिकल्स की 2 तरह से स्टेरिलाइजेशन करते हैं। एक टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन यानी कि सब कुछ पैक करके, ठीक है, उसे कंटेनर को फिल किया, सील किया, बंद कर दिया, फिर हमने उसे स्टेरिलाइज किया, इसे हम लोग टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा मेथड होता है जी एसेप्टिक स्टेरिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग अपने अपना कंटेनर को अलग स्टेरिलाइज करेंगे, कैप को अलग करेंगे और कंटेंट्स को अलग करेंगे और फिर उन सारी चीज़ों को इकट्ठा हम लोग मिला देंगे, इसे हम कहते हैं एसेप्टिक प्रोसेस। फिर जी हम लोग पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लें तो आप लोग ये तो पैकेजिंग जो है वो एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को इस काबिल बना देते हैं कि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके और महफूज भी रहे, डिस्प्ले पे भी मतलब डिस्प्ले भी करें और यूज़ भी कर सकें, ठीक हो गया। फिर कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज की बात करते हैं तो हाँ जी हमारे पास पैकेज के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट डालेंगे यानी कंटेंट डालते हैं, जैसे हम लोग सिरप डाल रहे हैं शीशे की बोतल में। फिर एक क्लोयर आ जाता है जिसे हम लोग ढक्कन कहते हैं, कैप, ठीक है, जो कि हमारे मटेरियल को बाहर नहीं आने देता और बाहर से कोई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, बैक्टीरियल कंटेंट कुछ भी है उसको अंदर नहीं जाने देता। एक फिर आ जाता है कार्टन या आउटर, जिसके अंदर हम अपने उस शीशे की बोतल को उस कागज़ के डब्बे के अंदर डाल देते हैं, उसको कार्टन या आउटर का नाम देते हो आप लोग। और फिर एक आ जाता है बॉक्स, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम लोग पैक कर देते हैं इन अ बॉक्स। फिर जी मटेरियल्स ऑफ पैकेजिंग, हमारे पास मटेरियल्स भी हैं तो हम लोग ग्लास भी इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? फॉर इनर्ट एंड नॉन रिएक्टिव मटेरियल्स के लिए, एज फॉर एग्जांपल एम्प्यूल्स। प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं कब? जब हमने लाइट वेट और फ्लेक्सिबल हमें मतलब चाहिए हो कंटेनर, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक्स का, एज फॉर एग्जांपल बॉटल्स। जैसे हम लोगों के पास ईयर ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, या फिर मुख्तलिफ किस्म के समटाइम हम लोग सिरप्स को भी प्लास्टिक बॉटल्स में हम लोग पैक करते हैं, ठीक है। मेटल इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो ड्यूरेबल है, ठीक है, और इम्परमिएबल है, एज फॉर एग्जांपल ट्यूब्स, ठीक है, हम लोग ट्यूब्स, क्रीम ट्यूब्स जो हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। पेपर या कार्डबोर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लाइट वेट है, ठीक है, दूसरा प्रिंटेबल है, हम लोग इजीली इसको प्रिंट कर सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल कार्टन। पैकेजिंग में कार्टन के दौरान हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में आपसे SOPs का पूछा जा सकता है। SOP स्टैंड्स फॉर, बहुत ही कॉमन है, पूछा जाएगा कि ये SOP स्टैंड्स फॉर, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहलाता है। और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? SOPs क्या है? ये डिटेल्ड रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब कि हमारे हर फंक्शन में, हर एक काम में, वो फार्मेसी का काम है, पैकेजिंग का काम है, प्रोडक्शन का काम है, रिसर्च का, क्वालिटी कंट्रोल का, हर एक फंक्शन का, हर एक काम का अपने SOPs होते हैं, ठीक है, जो कि क्या हैं? एक तहरीरी हदायत हैं, ठीक हो गया।
डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, हमारे पास ये एक मतलब कि रिकॉर्ड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड अदर प्रोसेसेस टू इंश्योर कंप्लायंस एंड ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये भी एक तहरीरी एक रिकॉर्ड है हमारे क्वालिटी कंट्रोल का, मैन्युफैक्चरिंग का और दूसरे तमाम तर प्रोसेसेस का, अवामिल का, ठीक है, कि जो कि कंप्लायंस को यकीनी बनाता है और रिलायबल और ट्रेसेबिलिटी को यानी कि ट्रेस करने की भी जो सकत है उसको भी यकीनी बनाता है। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लोगे और बहुत ही आसान होंगे ये आप लोगों के लिए पढ़ना या समझना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को यहाँ से ब्लर नज़र आ रहा है तो आप लोग PDF को डाउनलोड करके और फिर आप लोग ईजीली इसको सुनो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आई होप कि अपना प्रैक्टिकल बहुत अच्छा सा दोगे आप लोग और वाइवा भी बहुत अच्छा सा होगा। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।